आदमी की, किसी मर्द के ना एक सांस लेने की आवाज़ आती है। जैसे ही सांस लेने की आवाज़ आई, पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर भी कोई नहीं दिखता है। और इनके कान में एक बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ सुनाई देती है। इन सबको एक आवाज़ सुनाई देती है कि अब तेरी बेटी को तो मैं ले ही जाऊँगा, ये मेरी है, इसने मेरी प्रॉपर्टी में आने की हिम्मत कैसे की। अब ये लोग बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी एक फैमिली हो, कोई भी घर वाले हो, सब डर जाएंगे इस चीज़ के साथ, एक्सपीरियंस इस चीज़ कर रहे हैं। अचानक से सीमा खड़ी होती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर, बुढ़िया तूने मुझे पहचान ही लिया ना, मैं बलदेव हूँ, और अब इसकी शरीर पर, इसकी आत्मा पर मेरा कब्जा है। Welcome to Nitin Dark Stories. Enter if you dare. जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट हॉरर चैनल जिसका नाम है नितिन डार्क स्टोरीज। और आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो हमारे एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई कहानी है। और ये सब्सक्राइबर भी हैं मेरे और एक नॉन में भी हैं। एक्चुअली मेरी वाइफ हैं, वो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। तो ये उन्हीं की एक फ्रेंड की कहानी है। जब उन्हें पता चला कि मेरा चैनल है तो उन्होंने चैनल भी सब्सक्राइब किया और स्टोरी भी उन्होंने फिर मुझे फ़ोन करके सारी सुनाई। तो मैंने सोचा क्यों ना ये स्टोरी आपके सामने लाई जाए। ये कहानी है रोहतक के पास के एक गाँव की। मैं गाँव का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इसलिए मैं जगह का नाम नहीं बोलूँगा और साथ में जो कैरेक्टर्स के नाम भी होंगे, बट ऑब्वियस है कि वो भी चेंज करके ही बोलूँगा। यहाँ पर जो लड़की है उनका नाम हम रख लेते हैं सीमा, उनके पिताजी के नाम सुरेंद्र और उनकी मम्मी का नाम कमलेश रख देते हैं, और एक छोटा भाई है मोनू। जो ये 4 कैरेक्टर हैं इस कहानी के, और ये चारों आराम से इनकी अच्छी लाइफ चल रही होती है। गांव में रहते हैं, हर चीज़ इनके पास होती है, खेत होता है, मतलब बहुत ही रिच नहीं होते हैं लोग और बहुत ही ज़्यादा पुअर भी नहीं होते हैं। एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है गांव की, जैसा आप सबको पता होगा कि गांव में लोगों के पास खेत होते हैं, जानवर होते हैं जिनका दूध निकालते हैं। और हरियाणा में तो वैसे भी दूध दही का बहुत ज़्यादा प्रचलन हमेशा से रहा है और अभी भी है। तो इनके पिताजी के पास 2 या 3 भैंसें होती हैं, 1-2 गाय होती हैं और खेत होता है। तो इनकी लाइफ बड़ी अच्छे से चल रही होती है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ ये लोग सर्वाइव करते हैं। इनकी ग्रेजुएशन हो चुकी होती है। सीमा की कहानी सीमा की है, पहले मैं बता दूं ये कहानी सीमा की है। तो सीमा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हैं और उसके बाद ये पीजी करना चाहती हैं, लेकिन इनके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज होता है कि मतलब ये एमबीए करना चाह रही थी, तो एमबीए के लिए इनके पास फीस के पैसे नहीं थे। तो ग्रेजुएशन के बाद, और इनका छोटा भाई भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होता है, मोनू। तो अब ये था कि चलो भाई पढ़ ले, मैं ना पढ़ पाऊँ। तो इन्होंने क्या किया कि जो सीमा होती हैं, इन्होंने शहर में जाके रोहतक में किसी एक कपड़े का जो शोरूम होता है उसमें काम करना शुरू कर दिया और एज ए सेल्स गर्ल वहाँ पे काम करने लगी। इसके बाद इनके जो पिता हैं सुरेंद्र जी, वो आराम से अपना खेती बाड़ी का काम देख रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। मोनू भी उनका उस चीज़ में सारा हाथ बटाता है, जाएगा खेतों पे काम करेगा, जानवरों का दूध निकालेगा, पास की डेयरी में बेच के आना, अपना जो दूध बचाया घर के यूज़ के लिए, बाकी जाके डेयरी में बेच दिया, जो नॉर्मली होता है घरों में। और इस तरह से इनका जीवन यापन चल रहा होता है। और इनके गांव में एक कहानी होती है कि गांव के बाहर का जो रास्ता है, कई रास्ते हैं जिनमें से एक रास्ता शॉर्टकट है जो शहर को इजीली पहुंचाता है। उस रास्ते पर एक कुआं होता है पुराना, जो कि अब सूख गया है, और उसके पास एक पीपल का पेड़ होता है। तो लोग कहते हैं कि उस कुएं के पास मत जाना, वहां पर कुछ नेगेटिव चीज़ें लोगों ने एक्सपीरियंस की हुई होती हैं। अब इन्हें ये था कि चलो, मतलब अब जैसे बच्चे होते हैं या फिर कोई भी होता है कि जब शहर से गांव आ रहे हैं तो ये शॉर्टकट ले ही लेते हैं कि जो फटाफट घर पहुंच जाए और जल्दी घर पहुंच जाएंगे तो आराम से अपना रेस्ट करेंगे। यही होता है सीमा के साथ। सीमा एक दिन अपनी दुकान पे होती है और जब दुकान बढ़ा दी जाती है 7-7:30 बजे, इनका निकलने का टाइम हो जाता है। तो सीमा अपनी स्कूटी से आती जाती थी, दुकान बंद की जाती है। ये सीमा अपनी स्कूटी लेके गाँव की ओर निकल गई। अब गांव जाने से इन्होंने सोचा कि चलो ये शॉर्टकट है, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तो जैसे उस शॉर्टकट कच्चे रास्ते पर ही आती हैं तो अंधेरा हो जाता है, सर्दियों का टाइम होता है, तो अंधेरा जैसे थोड़ा बहुत होता है। तो 7:30 बजे आपको पता है सूर्यास्त हो जाता है, सर्दियों में जल्दी हो जाता है, 6-6:30 बजे, 7:30 बजे तक ऐसे लगता है बहुत रात हो गई है। अब गाँवों में वैसे भी लोग जल्दी सो जाते हैं। तो जब उस रास्ते से वापस आ रही होती हैं तो इन्हें पीछे एक आवाज़ एक्सपीरियंस होती है, जैसे कोई इनके पीछे पीछे चल रहा है। तो स्कूटी की आवाज़ के बावजूद अगर वो इस आवाज़ सुनाई दे रही थी तो थोड़ा सा झिझकती हैं कि मतलब ऐसा कौन आ गया अचानक से पीछे जो आवाज़ आ रही थी वो ऐसी नहीं थी कि कच्चे रास्ते पर किसी के नंगे पैर चलने की आवाज़, जो वो इस तरह से होती है कि जैसे किसी ने बहुत भारी जूते पहने हैं और धप 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 की आवाज़ इनके पीछे आ रही है।
ये स्कूटी अपनी रोकती है और पीछे मुड़ के देखती है, इन्हें वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दिया। तो इन्हें लगा शायद मेरा वहम रहा होगा या स्कूटी से किसी अजीब तरह की आवाज़ आ रही है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे जैसे कोई चल रहा है। लेकिन तभी इन्हें अपने कंधे के पास किसी आदमी की, किसी मर्द के ना एक सांस लेने की आवाज़ आती है। जैसे ही सांस लेने की आवाज़ आई, पीछे मुड़ के देखती इन्हें फिर भी कोई नहीं दिखता है और इनके कान में एक बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ सुनाई देती है। कहती है, वो आवाज़ एक मर्द की होती है और वो आवाज़ इनसे कहती है, तू मेरी जगह पर क्या कर रही है, अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के सीमा बहुत बुरी तरीके से डर गई और स्कूटी उसने भगानी चाहिए, लेकिन उसकी स्कूटी वहीं पर बंद पड़ जाती है। अब सीमा इतना ज़्यादा डर गई, एक तो वो आवाज़, एक वो ठंडी हवा का झोंका जो उसके कान में है, एक सांस लेने की आवाज़, वो बहुत बुरी तरीके से वो घबरा जाती है और साथ में स्कूटी का बंद हो जाना। तो ये सारी चीज़ें एक तरह का संकेत है कि यहाँ पर हो ना हो जरूर कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल है, कुछ ना कुछ हॉन्टेड यहाँ पर हो रहा है, भूत प्रेत आत्मा यहाँ पर है। अब सीमा का जो डर था वो स्वाभाविक था। अब वो बार बार सेल्फ मार रही है अपनी स्कूटी में कि फटाफट स्टार्ट हो जाए, मैं भागूं, और छोड़ के भी नहीं जा सकती क्योंकि इतने बहुत रिच थे, नहीं स्कूटी छोड़ दो और कोई ले जाए, और वो मतलब एक जो होता है ना फिल्मों में दिखाते हैं गाड़ी छोड़ दी और चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो अब स्कूटी भी नहीं छोड़ सकती, उसने उतर के धक्का मारना शुरू किया और सेल्फ मारे जा रही, शायद स्टार्ट हो जाए और एक पॉइंट पर आकर उसकी स्कूटी स्टार्ट हो जाती है। वो पूरी जान लगा के जितना स्पीड से वो चला सकती थी बीइंग अ गर्ल, उतनी स्पीड से चला के वो घर आती है, स्कूटी लगाती है अपने घर के अंदर, जो जैसे गेट से अंदर आती है और जाते दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देती है बहुत ज़ोर से। तो उसकी माँ घबरा के दरवाज़ा खोलती है, कमलेश। तो कहती, क्या हुआ बेटा? कहते, कुछ नहीं। जाके अपने कमरे में बैठ जाती सर पकड़ के कि अचानक से बहुत जैसे उसे बहुत अभी भी उसके हाथ पैर कांप रहे थे, चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ा हुआ था। तो उसकी माँ समझ जाती कुछ ना कुछ तो इसके साथ गड़बड़ हुआ है, बार बार पूछती है, लेकिन सीमा यहाँ पर अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताती है। अब सुबह जब हुई तो अगले दिन इसका सर भारी हो रहा था, इसे थोड़ा सा फीवरिश सा फील हो रहा था, तो इसने ना अपनी दुकान से ऑफ ले लिया कि मैं आज नहीं आ रही हूँ। तब इसकी माँ इससे सुबह सुबह ही पूछती हैं कि बेटा तुम क्या कुएं वाले रास्ते से आई थी? ये सुन के सीमा एकदम से सन्न हो जाती। क्यों माँ, आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? माँ कहती है कि उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा ऊट पटांग चीज़ें होती रहती हैं, ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, बहुत लोगों ने वहाँ पर किसी आदमी की आवाज़ सुनी है, उन्हें ऐसा लगता कोई उनका पीछा कर रहा, तेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तब सीमा घबराते हुए रोते हुए सारी बात बता देती कि कल ऐसा हुआ था लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं था। तो सीमा की माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि आज से तो उस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं जाएगी, अगर गई तो फिर तुझे पता है कि वहाँ पे क्या हो सकता है। तो पूछने लगी सीमा कि एक्चुअली वहाँ पर है क्या, लेकिन उनकी मम्मी कुछ नहीं बताती हैं। और पास में इनके पिताजी भी आके सारी बात सुन रहे होते हैं, तो उसके पिताजी भी डांट देते हैं कि इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है घर में। ये सुन के सीमा थोड़ा सा सहम जाती, चलो पापा डांट रहे हैं कोई बात नहीं, तो वो शांत हो जाती है। और उसके बाद अपना घर पे पूरे दिन सोचा कि आज मैं रेस्ट करूँगी। अब शाम होते होते सीमा की जो तबीयत है थोड़ी सी बिगड़ने लग गई। अब इसे फीवर, उल्टी ऐसा आना फील हो रहा था। तो इनके पापा ने जो घर पे नॉर्मल सी दवाइयाँ होती हैं वो दे दी और कहते सो जाओ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी उसके उस पोजीशन की, उसके उस जो उसके साथ बीतने वाला था, जो उसके साथ होने वाला था, जो आपको आगे कहानी में पता चलेगा। ये सिर्फ उसकी शुरुआत होती है। अब जब सुबह सीमा सो के उठती है तो उसको बिल्कुल 104 बुखार और बिल्कुल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, ऐसा लगा पता नहीं महीनों से खाना नहीं खाया हो, एकदम कमज़ोर और बिल्कुल ढीली पड़ी हुई थी। तो घर वाले उसे तुरंत लेके डॉक्टर के पास जाते हैं कि भैया इसे दिखाओ, उसे तबीयत ख़राब हो गई, डर गई है, शायद इसका डर है या इसे कुछ इस तरह इसके दिमाग में चीज़ बैठ गई, इसकी वजह से इसकी ये हालत हो रही है। डॉक्टर इससे सारे अपना जाके जो भी मेडिसिन वगैरह होती है और वो दे देते हैं कि ले जाओ, सही है, कुछ ऐसा बड़ी मेजर इशू नहीं है। डॉक्टर अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो करते ही हैं, लेकिन आपको पता है कि सुपर नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो डॉक्टरों के हाथ में नहीं होती हैं, डॉक्टर उसे कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं। अब सीमा के साथ अब जो चीज़ों का सिलसिला शुरू होने वाला था वो जब उन्होंने बताया तो मैं सही बताऊँ कि मैं उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या सुन रहा हूँ भाई, ये सच में सारी चीज़ें होती हैं, लोग बिलीव नहीं करते हैं, लोग लिखते हैं कमेंट में झूठी कहानी, बकवास कहानी, ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। मैं अपनी हर कहानी में कहता हूँ कि जब तक आपके साथ नहीं हो रहा है आप बहुत किस्मत वाले हो, आप बहुत लकी हो, आपके साथ ये चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन जिस दिन होनी शुरू हो गई वो दिन फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम वाला होगा। तो भगवान से आप यही मनाइए, आप जिसे भी मानते हैं अपने ईश्वर से यही मनाइए कि आपके साथ ये चीज़ें कभी ना हो। क्योंकि मेरे
सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिनकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गई है। मेरे ऑफिस में काम करने वाले कई लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे जाके एक्सपीरियंस किया है। आपने मेरे पॉडकास्ट भी देखे होंगे जिसमें लोगों ने आके अपनी कहानी सुनाई है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के जीवन में होती हैं, आपको विश्वास करना है नहीं करना है वो दूसरा मसला है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं होती है तो फिर आप गलत हैं, जिनके साथ होता है वही जानते हैं। खैर, हम कहानी पर आते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि सीमा के साथ चीज़ों का सिलसिला बढ़ने लग जाता है, उसे फीवर आ रहा है। रात में अचानक से सीमा को ऐसा लगता है कि जैसे उसके कान में कोई आवाज़ आ रही है, कोई मोटी आवाज़ है, कोई भारी आवाज़ है और उससे कह रही है कि तूने मेरी जगह पर आकर गलती कर दी, अब तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा। सीमा घबरा के उठती है, अपनी मम्मी को बुलाती, मम्मी यहाँ पे कोई आके मुझे डरा रहा है। तो उसकी मम्मी कहती बेटा यहाँ पे कोई नहीं है। तो उसकी मम्मी कहती चलो मैं तुम्हारे साथ ही सो जाती हूँ। तो सीमा की मम्मी जो कमलेश होती है सीमा के साथ सो जाती है और सुबह तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। चीज़ों का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। एक दिन सीमा किचन में खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते पता नहीं वो किस धुन में चली गई, कहाँ उसका दिमाग खो गया, कैसे वो सन्नपात में खड़ी थी कि जो उसने रोटी रखी हुई थी गैस पे वो रोटी पूरी जल के काली हो गई और वो सिर्फ उसे देख रही है। ये देखकर जब उसकी माँ को बदबू आई खाना जलने की, रोटी जलने की, वो तुरंत दौड़ी किचन में आई, देखा ये तो लड़की आग लगा देगी। उन्होंने तुरंत सीमा को झकझोरा। सीमा को एकदम से होश आया और वो एकदम से रोने लगी, मम्मी पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ था, मेरा दिमाग कहाँ चला गया था, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था और अचानक से मैं अपना होश खो बैठी। अब सीमा की मम्मी को तो पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उस रास्ते से गई थी। और अब ये टाइम था कि जब सीमा के घर वालों ने सोचा चलो कुछ ना कुछ इसका झाड़ फूक वगैरह करवाया जाए और इसे ठीक करवाने की कोशिश की जाए। तो जो गांव में ओझा होते हैं, जो बाबा वगैरह होते हैं, उनसे झाड़ फूक करवाई गई। बाबा ने काला धागा बांधा हाथ में कि बांध दो और देखते हैं कि इससे कुछ होता है कि नहीं होता है। क्योंकि जैसा आप बता रहे हो तो अगर इस कुएं वाले रास्ते से इसके ऊपर कोई आत्मा आई है तो उसे ठीक कर पाना भैया हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही प्रबल आत्मा है। और गांव वाले कोई भी उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाह रहा था कि वो कौन सी आत्मा है, उसका क्या इतिहास है और वो क्यों लोगों को पोजेस्ट करती है। तो धागा बांध दिया गया। 2-3 दिन तक तो कुछ नहीं होता है। ये आत्माएं ये जताने की कोशिश करती हैं कि हम चले गए हैं और लोग फिर से लापरवाही करना शुरू करते हैं, वो चीज़ें करनी शुरू करते हैं जिससे उनके ऊपर आने का चांस बढ़ जाए। यही होता है सीमा के साथ भी। सीमा 2-3 दिन तक तो सही रहती है, तो घर वालों को लगता है सारा सही कुछ हो गया है, कोई आत्मा वात्मा नहीं आई थी, कोई ऐसा ऐसे डर लग गया जो धागे से ठीक हो गया है। एक रात अचानक से घर वाले सो रहे होते हैं सारे, तो जो सीमा की मम्मी होती है उन्हें आवाज़ आती है कि इनके घर में जैसे कोई कुछ चीज़ खींच रहा हो। ये घबरा के उठती हैं तो देखती हैं कि सीमा जिस चारपाई पर सो रही होती है वो चारपाई अपने आप खिंचती चली जा रही है। इसके कमरे से बाहर निकल के आई है और जो बरामदा होता है उस बरामदे से होते हुए घर के बाहर की तरफ जा रही है। गेट भी अचानक से खुल गया है। ये देख के घर वाले बहुत बुरी तरीके डर गए होते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज़ थी नहीं कि किसी की चारपाई अपने आप खिंची चली जा रही है बाहर की तरफ और लोग मतलब देख रहे हैं अपने आंखों से, लिटरली अपने आंखों से सामने देख रहे हैं कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, कोई चारपाई बाहर खिंची चली जा रही है। इसके पापा आनंद फानंद जाते हैं, घर की सारी लाइट वगैरह ऑन करते हैं और जाके इसके अपनी बेटी को पकड़ लेते हैं और अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब ये चीज़ें शांत हुई और तब ये लोगों ने फील किया कि घर में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि सर्दियों का ही मौसम होता है लेकिन ये वो ठंड नहीं होती जो सर्दियों में लगती है। तो इसके पेरेंट्स क्या करते हैं, सीमा को अपने साथ ले आते हैं, अपने कमरे में सुलाते हैं कि यहीं रह तू। अब ये सीमा रोज अपने पेरेंट्स के साथ ही सोना शुरू कर देती है कि उसे अलग से नहीं सुलाएंगे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ देख ली थी लोगों ने और ये बहुत ज़्यादा डर। अब इनके पिताजी किसी एक ऐसे पंडित की तलाश में थे जो बहुत ज़्यादा सिद्धि प्राप्त हो, कोई तांत्रिक हो और जो इस चीज़ को पूरी तरह से सही कर दें। लेकिन अभी तो बहुत बुरा होना बाकी था सीमा के साथ। अब एक दिन सीमा सो रही होती है अपने पेरेंट्स के साथ में, एक तरफ मतलब इसके पिताजी लेटे हैं बेड पे, डबल बेड पे, बीच में इसकी मम्मी है, एक तरफ सीमा सो रही मम्मी से चिपक के। एकदम से सीमा रात में लगभग 2-2:30 बजे के आसपास घबरा के उठती है और चिल्लाना शुरू कर देती, मम्मी देखो वहाँ पे कोई खड़ा हुआ मुझे ले जाने के लिए बोल रहा है। इसकी मम्मी एकदम से आनंद फानंद उठती कि क्या है वहाँ पे। जब देखते हैं तो वहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहता मम्मी आपको दिख नहीं रहा, ये इतना लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है, मुझे ले जाएगा, ये बोल रहा है कि तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा।
इसकी मम्मी कहती है कि नहीं बेटा वहाँ पे कुछ नहीं है। इनके पापा तुरंत लाइट जलाते हैं, कहते मम्मी सामने खड़ा, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? ये बोल रहा है कि मुझे ले जाएगा, लेकिन तभी अचानक से इन सबको एक आवाज़ सुनाई देती है कि आप तेरी बेटी को तो मैं ले ही जाऊँगा, ये मेरी है, इसने मेरी प्रॉपर्टी में आने की हिम्मत कैसे की। अब ये लोग बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी एक फैमिली हो, कोई भी घर वाले हो, सब डर जाएंगे इस चीज़ के साथ, एक्सपीरियंस इस चीज़ कर रहे हैं। अब जैसे तैसे करके लोग अपनी रात काटते हैं। जैसे ही सुबह का ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, सब कुछ शांत होता है। अब सुबह के टाइम पर ये इनके पिताजी सबसे पहले काम करते हैं, उन्हीं बाबा जी के पास जाते हैं जो इनके गांव में होते हैं। बाबा जी कहते हैं मैंने पहले ही बोला था कि मैं उसे नहीं संभाल सकता हूँ। तब इनके गांव में एक बूढ़ी दादी होती है जिनकी एज 80-85 साल होती है। वो इनके घर पे आती हैं। जब वो सारी बात सीमा बताती है कि उस दिन ऐसा ऐसा हुआ था, वो दादी कहती है कि तेरे पीछे रघुवीर पड़ा है। रघुवीर, अब सुरेंद्र जी कहते हैं अम्मा चुप हो जाओ, मत बोलो। कहते बात तो करनी ही पड़ेगी, तेरी बेटी से इतना बीत रहा हो, तू अभी भी इस बात को छिपा रहा है। वो सीमा रोते रोते कहते दादी मुझे बताओ क्या बात है, मुझे प्लीज़ बताओ क्या बात है। तब वो दादी बताती है कि एक रघुवीर नाम का बंदा होता है उस गाँव में, जो बहुत ही निपट हरामी होता है, एक नंबर का। लड़कियां छेड़ना, दारू पीना, लोगों से पैसे उधार लेके वापस ना करना, यही उसका काम होता है। अगर कोई पैसे मांगने जाए, मारपीट करना, और जब पैसे ना हो तो पैरों पे गड़ के पैसे उधार मांगना, दारू पीने के लिए, नशे करने के लिए। अपना गांव वालों ने उससे मतलब रखना छोड़ दिया था। तो एक दिन सब उससे अब कोई बात नहीं करता था गाँव में। उसका हुक्का पानी पूरी तरह से बंद होता है रघुवीर का, और कोई उससे बात करना नहीं चाहता है। तो एक दिन रघुवीर क्या करता है, अपना गाँव छोड़ के चला जाता है। 1-1.5 महीने बाद पता चलता है कि रघुवीर की मृत्यु हो गई है। गांव के उसी कुएं के किनारे उसकी डेड बॉडी पाई जाती है। तो गांव वाले उसकी डेड बॉडी को अपना जो भी जिस तरह से है नॉर्मली ऐसे जला देते हैं। कोई बहुत पूजा पाठ करके नहीं किया जाता, जो एक पिंडदान वगैरह चीज़ें होती वो सब नहीं किया जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का ये मानना था कि रघुवीर की आत्मा वहाँ पे रहती है। तो उस बुढ़िया ने कहा, उस जो दादी थी उसने कहा कि मैं कुछ दिन तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ, क्योंकि मैं समझ जाऊँ कि इसके ऊपर रघुवीर की आत्मा है या किसी और की है। तो घर वाले तो भैया आप प्लीज़ रहो। तो वो जो बुढ़िया होती है वो सीमा के साथ सोना शुरू कर देती है। सीमा के साथ अभी इन सारी चीज़ों का सिलसिला चला ही जा रहा था और चीज़ें बुरी से बद से बदतर हो ही जा रही थी। कहीं उसे कोई खींच रहा है, कहीं उसके कमरे पे कोई, हाँ, अब बात यहाँ तक आ गई थी कि सीमा एक दिन रात में उठी और अपने आप को बुरी तरीके मार रही है, थप्पड़ मार रही, थप्पड़। वो आवाज़ सुन के जैसी बुढ़िया उठी, उसने पकड़ने की कोशिश की तो सीमा ने जाके दीवार पर अपना सर मारना शुरू कर दिया, इससे उसका सर फट भी गया। तो बुढ़िया ने जल्दी से घर वालों को बुलाया, सबने उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसे काफ़ी सारी चोटें आ गई थी। तो ये लोग सुबह होते ही सबसे पहला काम डॉक्टर के लिए भागे रोहतक कि जाके भैया इसे वहाँ पे पहले इलाज करवाओ, इसके साथ बहुत सारी दिक्कतें बढ़ गई हैं। अब जाके उसकी पट्टी वट्टी करवाई, घर लेके आए और बुढ़िया ने कहा कि जब ये रात में बोल रही थी ना, इसके गले से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी, और ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ ये आवाज़ रघुवीर की नहीं थी, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि रघुवीर मेरा ही भतीजा था। रघुवीर मेरा ही भतीजा था और ये रघुवीर की आवाज़ नहीं है, इसके ऊपर किसी और की आत्मा है। तो घर वाले कहते हैं कि उस जगह तो सिर्फ रघुवीर की आत्मा के लोग बात करते हैं। कहते हैं नहीं, वहाँ पर एक बलदेव नाम के आदमी की भी आत्मा भटकती है, जो रघुवीर का भी बाप होता है हरामीपना में। उसकी मृत्यु पता कैसे होती है? लड़कियों तो छेड़ता ही छेड़ता था, कई लड़कियों के साथ उसने गलत काम भी किया था, जबरदस्ती उन्हें पकड़ के उनके साथ, आप समझ गए ना क्या किया था, जिसकी वजह से गांव वालों ने जब उसे एक दिन पकड़ लिया तो जिस लड़की के साथ वो गलत काम कर रहा था, जिसके साथ गलत काम कर चुका था, उसके घर वालों ने पीट कर बलदेव को उसी कुएं में मार के उसी कुएं में फेंक दिया था, और कुएं को आधा मिट्टी और पत्थर से भर दिया था। तभी देखो कुआं सूखा है और आधा कुआं भरा हुआ है, जिसकी वजह से कहते हैं कि बलदेव की आत्मा वहां पर रहती है। अब दिन का माहौल होता है, सारी बातें चल रही होती हैं, अचानक से सीमा खड़ी होती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर, बुढ़िया तूने मुझे पहचान ही लिया ना, मैं बलदेव हूँ, और अब इसकी शरीर पर, इसकी आत्मा पर मेरा कब्जा है, तुम लोग कुछ भी कर लो, इसे मुझसे नहीं छुड़ा सकते। अब घर वाले समझ रहे थे, क्योंकि रघुवीर का नाम तो जितना खराब था, बलदेव का नाम उससे ज़्यादा खराब था। बलदेव को मरे हुए लगभग 90 साल हो गए थे और उसकी आत्मा अभी तक वहाँ पर तड़प रही होती, उसी जगह फंसी हुई होती है, क्योंकि उसका तो अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया था, उसको बस ऐसे ही उसी कुएं में गाड़ दिया गया था। और बहुत पुरानी बात होगी, 90 साल 100 साल पहले अगर जाओ तो ये तो 1926-27 अंग्रेजों के टाइम की बात रही होगी। उसे ये चीज़ पता चली, तब इन्होंने सोचा, तो बुढ़िया ने कहा कि रोहतक के पास ही झज्जर में एक बाबा जी हैं जो बहुत ही सिद्धि प्राप्त हैं, हमें सीमा को लेकर उनके पास जाना चाहिए।
तो सब घर वालों के सजेशन पे, हर चीज़ के सजेशन पे ये लोग गाड़ी वाड़ी हायर की इन्होंने और अपना लेके गए बाबा जी के पास। तो बाबा जी के पास जा ही रहे होते हैं तो गाड़ी बीच में ख़राब होती है। फिर जैसे तैसे करके दूसरी गाड़ी लिफ्ट लेके कैसे कैसे करके बहुत मतलब मुश्किलों से पहुंचते हैं। वो जो आत्मा थी ना जाने नहीं दे रही थी वहाँ पे कि भाई तुम लोग जा नहीं पाओगे। जिस तरह से बताती है सीमा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब चीज़ें ख़राब हो रही थी। जैसे पापा को एकदम से उल्टी आनी शुरू हो गई, तबीयत ख़राब हो गई। उधर जो मेरा छोटा भाई था जो मुझे पकड़ के बैठा हुआ था, अचानक से उसका सर में दर्द शुरू हो गया। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे ऐसी हो रही थी। लेकिन मेरी हालत ये थी कि मैं बस जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर कूद जाऊँ। लेकिन अब मुझे पकड़ा हुआ था तो मैं एकदम से कूद भी नहीं सकती थी। जैसे तैसे करके बाबा जी के पास लेके गए। जैसे ही बाबा जी के उस जो उन्होंने एक बनाया हुआ था आश्रम टाइप का छोटा सा, उसके बाहर पहुँचे, बाबा जी खुद ही घबराते हुए बाहर आए। कहते ये तुम किसे ले आए हो? बाबा जी पूरे पसीने में लथपथ थे, उनके कपड़े पूरे गीले हो गए तो उनके चेहरे पर एक अजीब तरह की टेंशन थी। ये तुम किसे ले आए हो? ये तो बहुत ही ज़्यादा खराब आत्माओं में से एक आत्मा है, ये तुम्हारी बेटी को छोड़ेगी नहीं। तो कहते कि मेरे पापा रोते रोते, सीमा कहती कि एकदम से उनके पैरों में पड़ के बाबा जी प्लीज़ रक्षा करो, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। तो बाबा जी कहते मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मैं इसे सही कर पाऊँगा क्योंकि ये केस मेरे हाथ से बहुत ऊपर है, मैं लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। तो बाबा जी बहुत ज़्यादा झाड़ फूक वहाँ पे शुरू करते हैं, मंत्रोच्चारण शुरू करते हैं, गंगा जल वगैरह पिलाते हैं, अभिमंत्रित करके बार बार पिला रहे हैं। वो पीने से मना करे, ज़बरदस्ती उसके गले में डाला जा रहा है। जैसे तैसे करके उसके अंदर गंगा जल जाता है और उसको पूरा पूजा पाठ किया जाता है, उसकी भभूति उसे दिखाई जाती है, हर चीज़ की जाती है। तो ऐसा लग रहा हो था, सीमा कहती है मुझे ये फील हुआ कि अब मैं ठीक हो गई हूँ पूरी तरह से। और जब ऐसा मुझे फील हुआ तो बाबा जी ने मेरे हाथ में एक रक्षा कवच बांधा, बोला कि इसे मत उतारना और अब तुम घर जा सकते हो। और रक्षा कवच उन्होंने सिर्फ मेरे ही नहीं बांधा, मेरे पिताजी के हाथ में, मेरी माताजी के हाथ में, छोटे भाई के हाथ में और जो दादी गई थी साथ में उनके हाथ में बांधा। और एक धागा दिया कि जिस गाड़ी से आए हो उस गाड़ी में भी इसे बांध देना, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी तुम्हारे पास। क्योंकि वो आत्मा सिर्फ इसके शरीर से निकली, इसका पीछा भी नहीं छोड़ा है। ये अगर जब तक धागा रहेगा शायद तब तक वो तुम्हारे पास ना आए, लेकिन अगर जिस दिन धागा खुल गया उस दिन तुम्हारे साथ दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। अब घर वाले इन्हें लेके वापस आ गए घर। रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई अड़चन नहीं आई, ना गाड़ी बंद हुई, ना किसी की तबीयत खराब हुई, ना किसी को डिजीनेस फील हुआ। सारे घर आ गए और आराम से खाना पीना खा के सारे सो जाते हैं। वही वो बुढ़िया उस रात उसके साथ ही सोई। जब कुछ नहीं हुआ तो बुढ़िया अगले दिन अपना घर चलेगी कि अब ये ठीक है, कोई बात नहीं, बाबा जी ने सही कर दिया है। सब कुछ सही चल रहा होता है। 1-1.5 महीना बीतता है और शायद इसके हाथ का धागा खुल गया, इसने ध्यान नहीं दिया, कुछ ऐसा हुआ। और इस बार जब बलदेव उसके अंदर आता है, भाई साहब सीमा कहती है कि मेरी वो हालत कर दी थी कि मैं एक दिन भी जिंदा रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिया। मैं अपने आप से उठ रही हूँ, दीवारों से टकरा के नीचे गिर रही, मेरे मुंह से खून आ रहा है। मैं बस ये था कि 2-4 बार और पड़ गया मैं मर जाऊंगी। अब घर वाले मुझे पकड़ रहे हैं, मैं अपने घर वालों को फेंक रही हूँ, दूर गिर रहे हैं सारे। मैं मतलब इतनी कमजोर लड़की और अपने माँ बाप को उठा के फेंक रही हूँ। मेरा भाई आया, मैंने उसके मार दिया, जिसकी वजह से उसका सर फट गया, वो मरते मरते बचा। मेरा बहुत ज़्यादा विभत्स माहौल हो गया, गाँव का पूरा जमावड़ा लग गया वहाँ पे। और सब लोग अपने हिसाब से जो कर सकते, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई गायत्री मंत्र पढ़ा, जिससे जो आता था वो कर रहा है, वो बाबा जी पढ़ रहे, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। मैं मतलब वो मेरा रूप देखा था गांव वालों ने कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कहता कई लोगों ने फोटो वीडियो भी बनाए थे, बाद में उनके फ़ोन में फोटो वीडियो भी नहीं दिखे, क्योंकि ये कहानी अभी की है, 2018-19 के आसपास की कहानी है। तो कहता उस समय सबके पास मोबाइल होते ही थे और सबने बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, उनके कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ। और मेरा वो रूप देख के पूरा गाँव डर गया था, क्योंकि अब बलदेव वो इतने दिन से आ नहीं पा रहा था। जैसे ही मेरे ऊपर आया तो उसने अपनी पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से, पूरी अपने मनोबल से मेरे ऊपर हमला किया था। अब आनंद बाबा जी को फ़ोन किया था, बाबा जी ऐसा ऐसा हो रहा है। बाबा जी कहते कि मेरे बस की बात नहीं, उसे संभाल पाना, धागा खुल गया है, अब धागा भी उसके ऊपर काम नहीं करेगा। अब आपको इसे लेकर बालाजी जाना पड़ेगा। मेहंदीपुर बालाजी जाओ, वहाँ पर इसको अगर ये जा पाती है वहाँ पर इलाज कराओ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, एक गाड़ी भिजवाओ कैसे भी करके, मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ और पहले तुम लोगों को एक अच्छा सूट पहनाऊंगा कि तुम लोगों को रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह कुछ ना हो, वरना ये आत्मा इतनी विभत्स है, इतनी भयानक है, इतनी भयंकर है कि आप लोगों को बालाजी पहुँचने नहीं देगी।
अब जैसे तैसे करके बाबा जी बुलाया गया, उसी गाड़ी को उन्होंने पूरी तरह से अपवर्तित किया, स्वास्तिक बनाया, ओम बनाया, पूरे में गंगा जल छिड़का पूरी गाड़ी में, हर दरवाजे पर उसके धागा बांधा, उन्होंने कलावा बांधा रेड कलर का, पढ़ के मंत्र पढ़ के सबको कलावा बांधा और गाड़ी को एक तरह से ना इस तरह से कर दिया कि पूरी गाड़ी आमंत्रित कर दी कि गाड़ी पहुंच जाए बालाजी तक। और बोले कि हनुमान चालीसा का पाठ बंद नहीं होना चाहिए तुम्हारी गाड़ी में। अगर गाड़ी का टेप रिकॉर्डर खराब होता है तो उन सबके मोबाइल में होना चाहिए, मोबाइल नहीं है तो जो डिवाइस आती है छोटी, इसमें 24 घंटे हनुमान चालीसा चलती है वो ले लो, लेकिन हनुमान चालीसा का जाप बंद नहीं होना। जिस सेकेंड जाप बंद हुआ उस सेकेंड में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी फिर से, और तुम्हारा भगवान ही भला करे। अब ये सारी चीज़ें चल ही रही होती हैं, इन्हें जैसे तैसे करके बालाजी के लिए रूम निकलते हैं। जैसे ही इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी गाड़ी कोई चलने नहीं दे रहा है, गाड़ी स्टार्ट हो गई, सब कुछ चल रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। फिर भी जैसे तैसे करके हनुमान चालीसा और इतना सारा जब आमंत्रित होता है तो वो बाबा जी, हालांकि वो बाबा जी और बुढ़िया भी साथ में बालाजी जाते हैं कि चलो हम रास्ते पर तुम्हारे साथ रहेंगे और थोड़ा जितना हमसे हो पाएगा हम करते रहेंगे। जैसे ही लोग गांव की सीमा से बाहर जाते हैं तो इन्हें लगता है अब सब कुछ नॉर्मल है, अब आगे कोई दिक्कत नहीं। गांव की सीमा के अंदर इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। जैसे ही गांव के जो बॉर्डर होता है वो क्रॉस करते हैं और जैसे ही शहर की तरफ आते हैं, रोहतक वगैरह क्रॉस करते हैं, इन्हें अब लगता है कि हाँ अभी सब कुछ नॉर्मल है। अभी जैसे तैसे करके अपना राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे और जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे वहाँ पर जाके जो वो बाबा जी थे उनका वहाँ पे किसी से कांटेक्ट रहा होगा, उनके पास सीधे पहुँचते हैं कि इस बच्ची को सही करो, इसके साथ बहुत बुरा हो रखा है। अब बहुत बड़े अनुष्ठान का वहाँ पे आयोजन किया जाता है और सीमा को तंत्र मंत्र हर तरह से पूजा पाठ से सही किया जाता है और उस आत्मा को कहते हैं कि कैद करने की कोशिश की गई थी कि उसे वहीं पर जाकर उसका अंतिम संस्कार वगैरह कुछ इस तरह से करो कि उसको वहाँ पर शांति मुक्ति मिल जाए। और उस कुएं में कुछ उन्होंने भभूति दी कि इस कुएं में डालकर और ऊपर से कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दो और जो पीपल का पेड़ है उसके आसपास ये एक धागा दे जाओ, उसे पूरा बांध देना ताकि वो आत्मा वहीं पर कैद होकर रह जाए, बाहर ना आ पाए। गाँव वाले यही करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो बाबा जी साथ में आते हैं वो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे जाके करवाते हैं। उस कुएं को पूरा भर दिया जाता है पत्थर और मिट्टी डालकर और जो पेड़ होता है पीपल का उसे पूरी तरह से अभिमंत्रित कर दिया जाता है ताकि अगर ये आत्मा है बलदेव तो इस पेड़ में ही कैद होकर रह जाए। सीमा कहती है उस दिन से सब कुछ सही था। फिर मेरी शादी फिक्स हो गई, लड़का एक मिडिल क्लास आदमी है, मतलब अच्छा है सब कुछ फैमिली वगैरह, तो मेरी वहाँ पे शादी हो गई और 1-1.5 साल हो गया है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मुझे अचानक से मेरे कान में आवाज़ आई कि मैं वापस आऊँगा और जिस दिन भी आऊँगा तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो जब सीमा अपने मायके आती है अपने मम्मी पापा तो ये बात बताती है, कहते हैं लेकिन मुझे डर नहीं लगा उससे, पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जैसे मैं पहले डर जाया करती थी ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ और मुझे लगा कि अब मैं सही हूँ, पूरी तरह से सही हूँ। ये सुन के उसके घर वालों को कहते कि अब मेरे घर वालों को अच्छा लगा। कहते लेकिन मैं कभी भी रात में उठ जाती हूँ और मुझे अचानक से फिर वही सारे विजुअल्स आते हैं, वही सारी चीज़ें आती हैं। हालांकि ऐसे उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ अभी तक मेरे पास साथ, लेकिन वो एक जो डर है ना वो लाइफ टाइम का ट्रॉमा मेरे अंदर बैठा हुआ है। मुझे कभी भी चीज़ें वो डर शुरू हो जाता है, अचानक से कभी भी डर लगना शुरू हो जाता है कि यार कहीं वापस तो नहीं आ जाएगा। लेकिन वही चीज़ें हैं कि चीज़ें धीरे धीरे करके अपना समय लेती हैं सही होने में। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की कहानी और वीडियो में जो कमियां लगी हैं मेरे बोलने में या मेरे प्रेजेंटेशन में प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के पिछले वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि नरेशन में इशू है, आपके बोलने में इशू है, चीज़ों में आप इसे सुधार सकते हो। तो प्लीज़ यार आप मेरी कमियाँ मुझे बताओ। अच्छी कहानी तो सारे लिख देते हैं, आप कमियाँ बताओगे तो उसमें से सुधारूंगा अगले वीडियो में। और मैं बहुत इंप्रूव कर रहा हूँ अभी, हालांकि मेरा चैनल नया है, मैं बहुत नया हूँ स्टोरी टेलिंग में, बट आप लोगों का प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है और सबसे अच्छी चीज़ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, आप पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री राम।